हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको देखेंगे और साथ ही साथ देखिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। तो देखिए पॉलिटी से जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उनको हम देख रहे हैं। तो देखिए 4 चैप्टर कराया जा चुका है, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों को कंप्लीट कराया जा चुका है। तो अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो इसमें हम राष्ट्रपति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको देखेंगे और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एक एक प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वे प्रश्न है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे आर का एग्ज़ाम हो, यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ देखिए राष्ट्रपति से संबंधित ये पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड भी आएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति देश का होता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है देश का प्रथम नागरिक होता है। देखिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आपने पॉलिटी पूरा पढ़ रखा होगा, ये केवल और केवल आप इसको रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो आर्टिकल 53 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय गणराज्य का प्रमुख है, भारत का राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का प्रमुख है। आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो सीधे और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। आगे देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है? तो आर्टिकल 53 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में होती है। आगे देखते हैं, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह किस पर लागू होता है? तो यह राष्ट्रपति पर लागू होता है। तो देखिए यहाँ पर जो भी प्रश्न लिखा है मैंने वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। तो आपने पॉलिटी पढ़ रखा होगा तो उसमें ये सारी चीज़ें बाकायदा मेंशन है। ठीक है, आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन सा सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन सा सदस्य शामिल होते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो देखिए ये भी जो प्रश्न है वो एग्जाम में कई कई बार पूछा गया है। आगे देखते हैं। 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वो कौन कौन से है? तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली और पुडुचेरी जो है वो 17वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में इनको भाग लेने का अधिकार दिया गया, दिल्ली और पुडुचेरी। तो ये 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे देखते हैं। 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा में प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था तो 129 मूल्य था। ठीक है, प्रत्येक सदस्य का जो मत का मूल्य था 129 था। आगे देखते हैं। देखिए इसी टाइप के प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, आरओ का एग्जाम हो या फिर लोअर पीसीएस का एग्जाम हो, बीपीएससी के भी एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव के लिए पात्र होता है? तो कितनी भी बार भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो चुनाव के लिए पात्र होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? कौन सा आर्टिकल निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 57 के द्वारा जो है ये निर्धारित किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को उस विवाद को सौंपा जा सकता है अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो। आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं अपना त्यागपत्र संबोधित करके देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है तो संसद के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्टिकल 61 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं।
भारत के राष्ट्रपति को कार्यावधि की समाप्ति से पूर्व भी हटाया जा सकता है, तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, और महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जा सकता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 61 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, आर्टिकल 61 के अनुसार। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है, तो देखिए कम से कम 14 दिन की सूचना जो है वो काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का भाग तो है, किंतु उनके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। ठीक है, तो देखिए राज्य की विधानसभाएं जब भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसमें भाग लेती है, लेकिन जब महाभियोग लगाया जाता है तो राज्य की विधानसभाएं उसमें भाग नहीं लेती है, केवल संसद का जो सदन होता है वही भाग लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, जो महाभियोग की प्रक्रिया है राष्ट्रपति की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 महीने के अंदर ही राष्ट्रपति का जो स्थान है वो भर जाना चाहिए। मान लीजिए राष्ट्रपति को महाभियोग या उनको जब वो रिटायर होते हैं, जब उनको अपने पद से जाते हैं, तो कम से कम उनकी जो सीट होती है, उनका जो पद होता है 6 महीने के बाद तुरंत भर लिया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त रह जाए तो उस पद पर कार्यभार कौन संभालेगा, तो उस पद पर देखिए ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति जो है उस पद को संभालते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उस कंडीशन में वह राष्ट्रपति होगा। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो देखिए इस प्रकार से ये राष्ट्रपति से पूछा गया हमारा पार्ट फर्स्ट है, तो पार्ट सेकंड भी आएगा। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पर जो भी प्रश्न लिखा गया वो एक से अधिक बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मैंने देखिए केवल व केवल वही प्रश्न लिखा है जो एग्जाम में पूछा गया है। नहीं तो आपको भी पता है कि राष्ट्रपति से संबंधित बहुत कुछ चीज़ें जानने के लिए होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर केवल व केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए प्रश्नों को लिखा है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।